पीरियड हो गए, कल 2 पीरियड मैंने ग्रामर आपको पढ़ा दिया, आज एक और ग्रामर हो गया। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा चेंज लाए, ठीक है ना, क्योंकि वही वही है ग्रामर में, उसमें जो अध्याय 1 में है ना, आपको वर्ण विच्छेद करना है, आपको अनुस्वार अनुनासिक के क्वेश्चन हैं, फिर नुक्ता है, फिर अशुद्ध को शुद्ध करना है, ठीक है ना। तो ये सब है, तो ये थोड़ा सा एक अभ्यास चलेगा। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, ठीक है। यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नो क्योंकि आप भी लिख लिख के अभी थोड़ा परेशान नो हो रहे मैम। होंगे। अब मंडे को जो क्लास लेंगे वो मैं वर्ण विच्छेद की एक और ले लूंगी आपकी, है ना। आज मैं संचयन में आपको एक कहानी पढ़ा रही हूँ, वो है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, ठीक है। ये है लेखक द्वारा एक लिखी गई आत्मकथानक, या मतलब यानी उनकी खुद की कथा है ये। तो उसके आत्मकथात्मक अंश में से वो अपना जो है पुस्तकों के प्रति प्रेम और लगाव को अभिव्यक्त किया गया है उसमें। लेखक के बचपन में उनके यहाँ इतनी पुस्तकें, मैं संचयन पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एक छोटा सा निजी पुस्तकालय पढ़ेंगे। यस यस मैम। मैम। पढ़ेंगे, आप सुन लीजिए, है ना, सुन लेना। और बुक अगर ला सकते हो इमीडिएट अपने सामने रख सकते हो तो बुक रख लो, और नहीं तो मैं बता रही हूँ, सुन लीजिए। लेखक के बचपन में उनके यहाँ इतनी पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं आती थीं। तो आज आप लोगों के घर में भी आती होंगी कई पुस्तकाएं आती हैं, मैगजीन्स आती हैं क्या? न्यूज पेपर्स आते हैं, मैगजीन आती है, नहीं आती क्या आपके? मैम न्यूज़पेपर आते हैं। और नहीं आती? बच्चों की कुछ कॉमिक्स वगैरह नहीं आते? लेकिन भाई हम लोग जब छोटे थे तो हमारे घर तो आया करती थी। हो सकता है उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि शायद पहले टीवी वगैरह का इतना नहीं था, ठीक है। अब हम लोग जब आपके बराबर के थे तो टीवी तो था ही नहीं, टीवी मतलब जहाँ हम थे वहाँ आया भी नहीं था, है ना। तो हो सकता है बच्चों को पुस्तिकाएं कॉमिक्स वगैरह पढ़ने का ज्यादा ही था, लेकिन अब मैं देखती हूँ आजकल थोड़ा कम शौक हो गया और घरों में भी पुस्तिकाएं कम ही आती हैं। तो पत्र पत्रिकाएं आती थी कि उन्हें बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का शौक लग गया था, क्योंकि बचपन से उनके घर पुस्तिकाएं आती थी। हम भी जब छोटे थे तो हमारे यहाँ आती थी, देखो, चंदा मामा आती थी, ठीक है ना, नंदन आती थी, चंपक आती थी, ठीक है। तो अब पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, छोटी छोटी सी कहानियां होती थी, बहुत अच्छी कहानियां होती थी, है? और मतलब ऐसी कहानियां होती थी जिससे हमें प्रेरणा मिलती है ना, नीति परक कहानियां होती थी। अब पता नहीं आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, आपको मुझे लगता है टीवी के सामने, टीवी में ही देखते हो, सीरियल जितने देखते हैं आप, ऐसा है ना। मेरी आवाज आ रही है? यस हेलो? मैम। अच्छा, यस मैम। तो उन्हें बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का शौक लग गया था। लेखक को अपनी लाइब्रेरी बनाने की प्रेरणा कैसे मिली, कब उन्होंने अपनी पहली निजी पुस्तक खरीदी, इसका वर्णन आप पाठकों को पुस्तक पढ़ने और उन्हें सहेज कर रखने के लिए प्रेरित करता है। तो उन्होंने पता नहीं कैसे धीरे धीरे उन्होंने लाइब्रेरी बनाने की प्रेरणा उन्हें कैसे मिली, उन्हें पता नहीं, और उन्होंने एक अपनी छोटा सा उनका निजी पुस्तकालय उनका अपना खुल गया, जिससे कि पाठकों को पुस्तक मतलब ये जो उनका खुद का जो अपने ये आत्मकथा बता रहे हैं उससे, और पाठकों को पुस्तक पढ़ने और उन्हें सहेज कर रखने के लिए प्रेरित करता है। तो मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, आप लोगों का निजी पुस्तकालय है क्या? आपकी लाइब्रेरी है क्या? अपने से कितने बच्चों की लाइब्रेरी नो है? मैम। नहीं है। हाँ, तो इसीलिए कारण यही है ना, क्योंकि हम लोग टीवी में लगे रहते हैं। पहले तो क्या होता था, घर में मैगजीन्स आती थी। अच्छा, स्कूल में भी जैसे कोई पुरस्कार वगैरह मिलता था, अपने स्कूल में भी तो मिलती है ना मैगजीन, है ना, महापुरुषों यस की, तो मैम। उस प्रकार। तो बच्चों का पुस्तकालय क्या होता है, वही तो होता है कि पहले हम लोग कहीं घूमने जाते थे तो रेलवे स्टेशन पर क्या किया, बुक स्टॉल देखा, तो वहां से कोई भी पढ़ने की कहानी, किसी ट्रेन में तो बोर होते हैं, कितनी देर आप बाहर देख सकते हो, है ना, तो बुक्स लेते थे, तो वो बुक्स कलेक्ट करते थे। फिर घर में मैगजीन्स आती थी तो उनको, या फिर पहले जैसे गिफ्ट लेते देते थे ना कोई, तो मैगजीन मतलब बच्चों की कहानियां, रूसी साहित्य, रूसी बहुत आता था, रूसी साहित्य आता था बच्चों की, बड़ी सुंदर सुंदर, आपकी लाइब्रेरी में होंगी मेरे ख्याल से, तो उसको आप पढ़िए, है ना, वो आती थी। तो उससे बच्चों का एक अपना छोटा सा निजी पुस्तकालय हो जाया करता था। अब तो पता कई बार ये होता है, बच्चे कहते हैं मैम पता नहीं हमारी बुक तो कहाँ रखी थी, गई हमने तो यहाँ रखी थी, वहां रखी थी, तो क्योंकि आपकी एक अपना एक अलमारी आपकी ऐसी है ना, जहाँ आप अपनी, तो आप क्या करें, अपने घर में एक जगह आपकी ऐसी होनी चाहिए जहाँ आप अपना बैग रखें,
अपनी सारी बुक्स आप कॉपीज वहीं रखें और वहीं से उठाएं और वहीं रख लें, है ना, वहीं से आपको लेना और वहीं रखना है। ऐसे छोटा सा निजी, तो आपको जो पुस्तकें मिलती हैं तो आप वो उसमें रखिए, कितना अच्छा लगता है। ऐसे धीरे धीरे क्या होता है कि और ज्यादा हमें पुस्तक पढ़ने की भी रुचि हो जाती है और पुस्तक खरीदने के प्रति भी हमारी रुचि बन जाती है। तो धर्मवीर भारती जी ने ये लिखी है। धर्मवीर भारती जी का एक, पता इनका एक साप्ताहिक या पाक्षिक, एक हम लोग छोटे से तब आया करता था धर्म युग, है ना, बड़ा सा किताब हुआ करती थी और वो 15 दिन में एक बार आता था, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियां होती थी। तो धर्मवीर भारती जी का ये है कि मेरा एक छोटा सा निजी पुस्तकालय। जुलाई 1989 यानी 1989, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तीन जबरदस्त हार्ट अटैक। तो लेखक को एक के बाद एक 3 जबरदस्त हार्ट अटैक आए, तो बचने की उम्मीद हो सकती है क्या? नहीं थी। एक के बाद एक तो ऐसा कि नब्ज बंद, सांस बंद, धड़कन बंद। एक अटैक उनको ऐसा आया कि उनकी तो नब्ज, है ना, वो बंद हो गई। नब्ज जानते हो ना, जैसे अपने हाथ में ये नब्ज है ना, ये देखते हैं नब्ज, तो ये बंद हो गई उनकी, सांसें बंद हो गई, धड़कनें बंद हो गई। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था कि अब प्राण नहीं रहे। पर डॉक्टर बोर्जेस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने 900 वोल्ट के शॉक दिए। उन्हें क्या किया? 900 वोल्ट का शॉक दिए, झटके दिए उनको। और भयानक प्रयोग, एक तरह से भयानक प्रयोग था। भयानक प्रयोग नहीं है क्या कि भाई किसी को आप 900 वोल्ट का झटका दे रहे हैं, और प्रयोग इसलिए कि पता नहीं भाई प्राण वापस आ भी सकते हैं और ना भी आए। लेकिन वे बोले कि यदि यह मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस ही नहीं होगा। उन्होंने कहा, जैसे परिवारजनों ने कहा होगा कि भाई आप इनको ऐसे झटके दे रहे हैं, शॉक दे रहे हैं इतने इतने वोल्टेज के, वॉल्स के, है ना, वॉल्स के, तो अब इनको पीड़ा भी हो सकती है, दर्द तकलीफ। तो डॉक्टर ने कहा भाई इनके शरीर में तो प्राण है ही नहीं, जब इनके शरीर में प्राण है नहीं तो दर्द भी महसूस नहीं होगा इनको। और पर यदि कहीं जरा सा भी एक कण, प्राण का एक कण भी शेष होगा तो इनका जो हार्ट है वो रिवाइव कर सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस ये लेखक की बात हो रही है। इंटरेस्ट लेते हैं या बस ऐसे कि काम चल रहा है, चलो मैम पढ़ा रही है, अपनी ड्यूटी करिए, हम भी पढ़, ऐसा है क्या, या इंटरेस्ट आ मैम रहा है? आपकी वॉइस ब्लर आ रही है। मैम आपकी वॉइस ब्लर आ रही है। मेरी वॉइस कैसे आ रही है? सही नहीं आ रही? ब्लर सही है मैम, क्या बैकग्राउंड हो में बहुत सकता है, कुछ वॉइस आ बच्चों को रही सही आती हो, कुछ बच्चों को सही नहीं आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो शायद ना। है। मैम तो दीपिका माहेश्वरी में से मैम बहुत आवाज आ रही है। हाँ, दीपिका माहेश्वरी में से बहुत मैम आवाज आ रही है। इतना मुझे क्लियर नहीं हो रही आपकी आवाज। मैम। दीपिका माहेश्वरी हाँ, दीपिका बीच में बोल माहेश्वरी। रही थी। तो क्या हुआ दीपिका को? मैम इसकी आवाज आ रही है बीच में, इसलिए सुनाई। दीपिका माहेश्वरी की आवाज आ रही है। तो फिर कैसे बोलूं, क्या बोलूं उसको रुकने के लिए, कैसे क्या बोलूं कि भाई आवाज मत करो? मैम मैम अनम्यूट स्पीक करने के लिए स्पीकर ऑफ। मैम म्यूट और अनम्यूट का ऑप्शन होता है, उसमें अनम्यूट करने के लिए। दीपिका को बोलो। दीपिका आप अपना माइक बंद करो बेटा, पीछे से आवाज आ रही है। अब अपना माइक बंद करिए। चलो उसको नहीं दिख रहा, आगे बढ़ते। हाँ ये है दीपिका, ये दीपिका। माइक बंद है? माइक तो बंद है। मैम अभी पर इस प्रयोग में 60% हार्ट जो है वो सदा के लिए नष्ट हो गया। मतलब हार्ट रिवाइव तो हुआ लेकिन 60% हार्ट जो है उनका सदा के लिए नष्ट हो गया। केवल 40% ही बचा। उसमें भी 3 अवरोध और ब्लॉकेज कितने थे? 3 उसमें ब्लॉकेज थे। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे थे। मतलब सर्जन का कहना था भाई ओपन हार्ट सर्जरी इनकी होगी, लेकिन सर्जन फिर भी हिचक रहे थे। केवल 40% हार्ट है, ऑपरेशन के बाद न रिवाइव हुआ। तो समझ में आ गया कि उनको क्या हुआ, हार्ट रिवाइव तो हुआ और लेकिन 60% जो हार्ट है वो सदा के लिए नष्ट हो गया, 40% ही बचा, उसमें भी 3 ब्लॉकेज। अब डॉक्टर सर्जन ने कहा भाई ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन जो है उनका तो 40% ही हार्ट है, और अगर ऑपरेशन के बाद न रिवाइव हुआ तो तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय हम ले लें। तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे, क्योंकि जब ऑपरेशन जैसी ऐसी चीजें होती हैं कि हमें एक डॉक्टर की राय पर हमें नहीं चलना चाहिए ना, और डॉक्टर से भी हमको कंसल्ट करना चाहिए।
तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे, तब तक घर जाकर बिना हिले डुले हम विश्राम करें, है ना। तब तक ये घर जाकर बिना बिना हिले डुले विश्राम करें। बहरहाल ऐसी अर्ध मृत्यु मतलब अधमरा की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ। लेखक बता रहे हैं, मेरी जिद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपने किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए, क्योंकि लेखक थे, बचपन से ही उनके पास अपनी लाइब्रेरी थी, पुस्तकों से उनको लगाव था। उन्होंने कहा भाई मुझे बेडरूम में नहीं जाना है, मुझे तो आप मेरे जो किताबों वाले कमरे हैं उसमें जाइए। आपको तो पता है किताबें जो होती है, पुस्तकें तो जो होती हैं वो एक सच्ची साथी होती है, समझ में आया। आपके दुख में आपके मित्र आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन पुस्तकें ऐसी होती हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती और वो आपको प्रेरणा देती है। इसलिए मैं कहती हूँ कई बच्चों को पता क्या है, हमारे स्कूल में आप देखते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, उनको बुक्स वगैरह मिलती है ना, तो मुझे पता नहीं आप लोग कितना पढ़ते हैं। पता महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने से उनकी अच्छी अच्छी किताबें मिलती हैं, आपको प्रेरणा मिलती है। इसे कहा गया है किताबें अच्छी साथी होती हैं, क्योंकि वो आपको विकट स्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी आपको जीने की का रास्ता दिखाती हैं, आप में जीवन के प्रति एक उत्साह जगाती हैं। तो उन्होंने कहा भाई मुझे तो किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए, वहीं उनको लिटा दिया गया है, वहीं लिटा दिया गया है। मुझे लेखक कह रहे हैं मुझे वहीं लिटा दिया गया। चलना बोलना पढ़ना मना, दिन भर पड़े पड़े दो ही चीजों दिन भर पड़े पड़े दो ही चीजें देखता रहता हूँ। बाईं ओर की खिड़की के सामने रह रहकर हवा में झूलते हुए सुपारी के पेड़ के झालरदार पत्ते, और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियां। वो कहते हैं मैं जिस रूम में कमरे में हूँ, है ना, जो उनकी लाइब्रेरी थी, उसमें बाईं ओर एक लेफ्ट साइड में खिड़की है, उसके सामने रह रहकर हवा में झूलते सुपारी के पेड़। अच्छा, आप लोगों को पता है कि सुपारी आपके पेड़ों में लगी हुई देखते हैं क्या? वैसे यहाँ तो होती नहीं है, इसलिए बहुत कम लोग जो साउथ गए हैं बच्चे, जिन्होंने दक्षिण भारत कभी आप लोग घूमने गए हो, तो वहां आपने सुपारी के पेड़ देखे होंगे, देखे हैं क्या? हाँ, नो मैम। नहीं देखे? अरे बड़े बड़े पत्ते जैसे कि ना, नो मैम। इसके नारियल के पत्ते होते हैं, नारियल के पेड़ होते हैं ना, इसी तरह सुपारी के होते हैं। और जैसा नारियल होता है, कच्चा नारियल आपने देखा ना, जिसका अपन पानी पीते हैं, उसका छोटा रूप होता है सुपारी का, ठीक है, इतना खूबसूरत दिखता है। और उसके अंदर भी जैसे नारियल, जैसे नारियल के अंदर रेशे रेशे होते हैं ना, हरा नारियल देखा आपने जिससे अपन पानी पीते हैं, उसका छोटा रूप, और उसके अंदर से इतनी बड़ी सुपारी, जब उसको छीलते हैं तो इतनी बड़ी सुपारी निकलती है। लेकिन अपने पास तो क्योंकि वो सूख जाती है और अपने पास इतनी अच्छी क्वालिटी की भी नहीं आती है, लेकिन एक अच्छी बड़ी सुपारी होती है। तो उनके वहां सुपारी के झालरदार पत्ते जो थे वो, और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारी। बचपन में परी कथाओं में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं तोते में रहते हैं। बचपन में कहानियां बताई जाती ना, एक कहानी कि वो राजा के प्राण उस तोते में थे और तोता जो है पिंजरे में था, ऐसा था ना। तो वैसे ही लगता था जैसे कि मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं, लेकिन वे प्राण इन हजारों किताबों में बसे हैं, जो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई हैं। तो उसी प्रकार लेखक कह रहा है जैसे कि वही हम राजा की कहानियां सुना करते थे, उस कहानियों में राजा के जो प्राण है एक तोते में रहते थे, और उसी प्रकार से जो है मेरे प्राण किसमें है, इन किताबों में, हजारों किताबों में है, जो कि मैंने 40-50 बरस में धीरे धीरे इकट्ठी की। एक साथ तो इकट्ठी करते नहीं है अपन, कोई गिफ्ट दे देता है, कभी अपन खरीद लेते हैं, इस तरीके से कहानियों का एक अच्छा कलेक्शन, उनके पास किताबों का कलेक्शन। अब उसके बाद कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, यह कथा बाद में सुनाऊंगा। तो लेखक कह रहे हैं मुझे कैसे मेरे पास इतनी किताबें जमा हुई, संकलन किताबों का इसकी शुरुआत कैसे हुई, यह कथा मैं बाद में सुनाऊंगा। पहले तो ये बताना जरूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे जागा। ये भी अपने आप में बहुत वो है ना कि किताबें हम कैसे, हम किताबें पढ़ें और उसको सहेज के उसको संभाल के रखने का शौक कैसे जागा। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। आर्य समाज सुधारवादी, किसी समाज में मतलब कई कुरीतियां थी, है ना, तो आज आर्य समाज ने सुधारवादी आंदोलन चलाया जो कि अपने पूरे पीक पर था, जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। उन्होंने कहा मेरे पिता क्या कौन थे, रानी मंडी की जगह का नाम है, वहां के प्रधान थे, और माँ ने
इससे शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिताजी जो मतलब एक परिवार ऐसा था जो कि अच्छे कार्य करता, मतलब समाज सुधार का कार्य कर रहा था। पिताजी जो आर्य समाज से जुड़े हुए थे। आर्य समाज क्या करता, बाह्य आडंबर, ढकोसले, इन सब चीजों को नहीं मानता, मूर्ति पूजा को भी नहीं मानता वो, है ना। और माँ जो थी वो स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना उनकी माँ ने की थी। मतलब एक पढ़ा लिखा और एक अच्छा परिवार था। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब उन्होंने बहुत कमाया था, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। लेखक के पिता की सरकारी नौकरी थी और उन्होंने बर्मा रोड जब बन रही थी तो उस कंस्ट्रक्शन में उन्होंने बहुत कमाया था, लेकिन जब लेकिन जब लेखक का जन्म हुआ उसके पूर्व ही, लेखक के जन्म के पूर्व ही गांधी जी ने आह्वान किया था कि भाई जो लोग सरकारी नौकरी में, क्योंकि अंग्रेजों का भी वो चल रहा था ना, विरोध चल रहा था कि भी जिसने जो सरकारी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के समय सरकारी नौकरी करना मतलब एक तरह से अंग्रेजों की नौकरी करना, जो कि एक तरह से हम उसको अपने देश के साथ विद्रोह भी है ना, देश का विद्रोह भी, देश के साथ हम खिलाफी भी समझ सकते हैं ना। सरकारी नौकरी करना मतलब अंग्रेजों की नौकरी करना। तो ऐसे उन्होंने कहा था भाई जो सरकारी नौकरी में है वो नौकरी छोड़ दें, तो उनके पिताजी ने नौकरी छोड़ दी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे। भाई नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी, महीने पर समय पर तनख्वाह आ जाती थी, दाल रोटी अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन जब नौकरी छोड़ दी तो परिवार जो है वो आर्थिक संकटों से, कष्टों से गुजर रहा था। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी, लेकिन कितने भी आर्थिक संकट थे घर में पत्र पत्रिकाएं आया करती थी। समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? यस Yes, मैम। आ रहा है। तो हम yes, लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। पत्रिकाओं के नाम आर्य मित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी, और बच्चों के लिए आती थी बाल सखा और चमचम। देखो हम जब छोटे थे तो आती थी चमचम भी आया करती थी। बाल सखा तो मेरे को लगता है, बाल सखा तो शायद भास्कर की भी आती थी। बाल सखा कौन सी, भास्कर भी अभी एक बच्चों की कॉमिक्स निकाल रहा था ना, संडे टू संडे, ऐसे 15 दिन में आती थी। हम लोग जब पढ़ते थे तब आती थी चंपक। आप अपने माता पिता जी से पूछिएगा, मम्मी पापा से पूछिएगा, वो बताएंगे। मम्मी पापा से या दादा दादी से पूछ सकते हो। चंपक आती थी, नंदन आती थी, है ना, चंदा मामा आया करती थी। तो ये अब गर्मियों में हम लोग क्या करते थे, टीवी तो थे नहीं उस समय, तो गर्मियों में बच्चे सुबह उठे, अपना होमवर्क मिलता था तो होमवर्क वगैरह किया, उसके बाद कॉमिक्स, और कॉमिक्स क्या करते थे, एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, आज मेरे पास कौन सी है, वो एक्सचेंज करते थे। अच्छा, फिर गली मोहल्लों में भी छोटी एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो 10-15 पैसों में वहां से भी किताबें आ जाती थी। कैसे, 1-2 घंटे के लिए ली, या फिर सुबह ली, शाम को वापस की, और 10-15 पैसे में तो बच्चे बहुत पढ़ा करते थे। और फिर दोपहर में खेलते थे, शाम को खेलते थे, ठीक है ना। आजकल के बच्चों की तरह केवल टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब कुछ नहीं था। फिजिकल, बच्चे ज्यादा फिजिकल फिट थे क्योंकि खेलते थे, और उसके बाद उनका ज्ञान ज्यादा था क्योंकि वो किताबें भी पढ़ा करते थे, तो ज्ञानवर्धक किताबें हुआ करती थी। मेरी बात समझ में आ रही है? yes, ma'am. यस मैम। तो नहीं गए, तो नहीं है? नो मैम। तो No, ma'am. No, नो मैम। ma'am. तो क्या था, उन्होंने कहा हमारे पास ये, हमारे यहाँ ये सब किताबें आया करती थी, और बाल पत्रिकाएं जो है बाल सखा चमचम होती थी, उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों, सुंदरी राजकन्याओं की कहानियां और रेखा चित्र। मुझे पढ़ने की चाट लग गई, तो किताबें आया करती थी तो लेखक को पढ़ने की चाट लग गई। ऐसे मुझे भी पहले, मैं भी बहुत पढ़ा करती थी, क्योंकि हमारे यहाँ भी बुक्स आया करती थी। सरिता है, मुक्ता, इस तरीके के महिलाओं के लिए आया करती थी, लेकिन उसमें कहानियां होती थी, और छोटे छोटे से मतलब ऐसे एक पेज हुआ करता था जैसे सच्ची घटनाएं, ठीक है, बच्चों के मुख से, छोटे छोटे चुटकुले होते थे, जैसे कभी बच्चे कोई हंसी की बात कर देते हैं तो उस तरीके से वो हुआ करते, 3-4 कॉलम्स होते थे, तो वो जरूर पढ़ा करते थे। तो इस तरह से हम लोग को पढ़ने का शौक था। बल्कि पता मेरे साथ तो क्या था, अगर मैं किसी फ्रेंड, क्योंकि पहले का एक ट्रेंड था, हर घर में किताबें आया ही करती थी,
या तो ये कह लो कि हम लोग सर्विस क्लास थे, फादर हमारे सर्विस में थे, तो हो सकता है थोड़ा सा ये था कि बुक्स वगैरह है ना आया करती थी। बाकी और परिवारों का मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमारे सब सर्विस क्लास थे तो हर घर में पुस्तकें आया करती थी। मैं अगर अपनी फ्रेंड से मिलने जाती हूँ तो शाम को बच्चे एक दूसरे घर जाते हैं ना सुबह, तो अगर उसने देख ली कि उसके पास कोई सरिता आई हुई है ना, कोई न्यू एडिशन आया, तो फटाफट छुपा देती थी। क्यों छुपा देती थी? क्योंकि मैं क्या करती थी, तो इसको बैठ करके पढ़ने लग जाती थी। अब मेरी फ्रेंड्स बात कर रही है तो मैं हाँ हूँ हाँ, मेरा सारा ध्यान किसमें है, पढ़ने में। तो मुझे भी पढ़ने का बड़ा शौक था बचपन में। तो वो क्या करते थे, वो भी अपने मतलब किताबें पढ़ा करते थे। तो इस तरीके से उनको पढ़ने की चाट लग गई मतलब शौक लग गया। हर समय पढ़ता रहता, खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। हम लोग भी ऐसे करते थे। और अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता था। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय। सत्यार्थ प्रकाश में पता है कॉलम आता है इसमें खंडन मंडन मतलब तो बाह्य आडंबर है या समाज में जो कुरीतियां हैं या कुछ ऐसा, तो उसके बारे में प्रश्न होते थे और उसका खंडन भी होता था कि नहीं ये गलत है, ऐसी भ्रांतियां हैं, ये है। जैसे कि अपन कहते हैं कि ना सूर्य ग्रहण के समय हमको ईश्वर का आराधना करना चाहिए, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए। तो उसमें प्रश्न होता था कि भाई ये सत्य है या, तो उसका पूरा वैज्ञानिक उसके साथ वैज्ञानिक स्पष्टीकरण होता था कि भाई ये सही है या गलत, खंडन और मंडन होता था। ठीक है, तो पूरी तरह अच्छा वो अध्याय तो क्योंकि वो छोटे थे तो पूरी अच्छी तरह से समझ में तो उनको आता नहीं था, पर पढ़ने में मजा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी। आप लोगों को पता है स्कूल से जो बुक्स मिलती है ना, उसमें मिलती भी है दयानंद जी की भी किताबें मिलती है, पढ़ा करो। इन किताबों को पढ़ने से बच्चों को बहुत एक नॉलेज आती है, पॉजिटिविटी आती है ना। अभी तो तुम लोग छोटे हो तो अभी तो इतना कुछ नहीं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे क्या होगा, जीवन में कई ऐसे मोड़ आएंगे, कई ऐसे समय आएगा, कई निराशा के क्षण आएंगे। आप मन माफिक जो नौकरी चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाती है कई बार, आप जो पढ़ाई करना चाहते हैं ऐसी परिस्थितियां होती है आप नहीं कर पाते। तो आजकल सुनते हैं डिप्रेशन शब्द बहुत आम है। हम लोग छोटे थे हम जानते नहीं थे कि डिप्रेशन किसे कहा जाता है ना। अब आजकल तो डिप्रेशन आम है कि बच्चे क्या हो गया, मेरा बच्चा डिप्रेशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया। क्यों डिप्रेशन में आ गया? क्योंकि एक तो एकल परिवार होते हैं, पेरेंट्स बच्चों को इन सब चीजों के बारे में बताते नहीं है। ठीक है ना। तो पहले तो दादी नानी कहानियां सुनाया करती थी, महापुरुषों की कहानियां सुनाया करती थी, तो बच्चों को एक तरह से सकारात्मकता मिलती, सकारात्मक होते, अच्छी सोच वाले बच्चे होते हैं। अब तो जरा सी बात है बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, मैम ने डांट दिया, अरे मैम ने डांट दिया, मेरा बच्चा डिप्रेशन में चला गया। क्यों डिप्रेशन में चला गया? क्यों? क्योंकि हमारी इतनी विल पावर नहीं है, हमारे में इतनी सकारात्मक नहीं है। हम लोग आजकल क्या है, बच्चे ने जो चीज मांगी वो दे दिया, बच्चा ना सुनना ही नहीं चाहता है। बच्चा जब ना सुनना नहीं चाहेगा तो अपने आप ही जहाँ उसको उसके मन मुताबिक चीजें नहीं मिलेंगी, अपने आप ही वो डिप्रेशन में आएगा। माँ बाप बच्चे को डांटते नहीं है, उसको कुछ गलत करता है उसको टोकते नहीं है ना। जबकि हमारे समय तो हमारी मम्मी हर बात के लिए टोकती थी, चलने में, खाने में, उठने में, बैठने में। अब आपने देखा होगा कॉरिडोर में आप लोग चलते हैं तो कैसे चलते हैं, पैरों की जूतों की इतनी आवाज आती है, और हम कहते हैं कि ना पैर उठा के चलो। पैर उठा के चलना तो वो पैर ऊंचा करके चलने लग जाते हैं। अरे उठा के चलो मतलब पैर को घुसट के नहीं चलना है, ये बैड मैनर्स है। तो हम लोगों को हमारी मदर हर बात पे टोका करती है। आजकल वो चीजें है नहीं, बच्चा ना सुनना नहीं चाहता, डांट खाना नहीं चाहता, तो डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन पहले क्या था कि दादी नानी के संरक्षण में बच्चे रहा करते थे, पूरे परिवार के साथ रहते थे, डांट भी पड़ती थी और अच्छी अच्छी बातें उनको बताई जाती थी। दादी नानी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करती थी है ना महापुरुषों की। तो बच्चों को उससे एक रोचकता मिलती थी, उत्साहवर्धन होता था और कुछ अच्छा उनको सीखने के लिए मिलता था। तो रोचक शैली में लिखी हुई दयानंद सरस्वती की एक जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई थी और अनेक चित्रों से सुसज्जित। तो पहले जो मैगजीन आती थी उसमें कहानियों के साथ बड़े सुंदर सुंदर चित्र, आप जानते हैं ना जिसमें सुंदर चित्र होते हैं अपन को पढ़ने में कितना इंटरेस्ट आता है। एक है पूरी किताब में बस लिखा ही लिखा 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 हुआ है, तो अपने को लग रहा है ये क्या भाषणबाजी, ये क्या है, अपन पढ़ते नहीं उसको। और एक में सुंदर सुंदर चित्र बने हुए होते हैं, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कौन? दयानंद सरस्वती। और आपको पता है दयानंद सरस्वती की जो निर्वाण स्थली है
वो अजमेर में ही है, मतलब उनका जो मृत्यु जो हुई थी, उनका जो देहांत हुआ तो अजमेर में, अजमेर में आगरा गेट के वहाँ विनायक कोठी है। आप एक्चुअली ज्यादा दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानते नहीं होंगे, आप उनके बारे में पढ़ें, उनका निर्माण किया था। तो आज के लिए बेटा इतना ही, क्योंकि टाइम मुझे लगता है समय शायद ज्यादा हो गया है, हम इसको कंप्लीट मैं करूंगी। और मैंने इसलिए पढ़ाया, मैंने कहा हो गया 3 पीरियड हम लोग व्याकरण वो पढ़ लिए हैं मंडे को। अब बताओ क्या करें, इसको कंप्लीट, इसी को आगे कंटिन्यू करें या हम व्याकरण पर, बोलो क्या करें? इसी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा एक बात बताना कि ना वास्तव में पढ़ा रही हूँ, समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। चलो जब भी कोई दिक्कत लगे तो बस मैं आपका इतना चाहती हूँ आपके साथ कि जो मैं करवाती जा रही हूँ काम, उसको आप अपना फेयर करिए, ठीक है? ऐसा ना हो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम देके कभी पढ़ना, क्योंकि जब हम स्कूल में मिलेंगे कॉपी में डे फर्स्ट आपका रजिस्टर चाहिए, ठीक है? और कवर चढ़ा हुआ और सुंदर साफ। उस दिन मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी कि मैम ये हो गया वो हो गया, ये कुछ नहीं। समझ में आ गया? आपके पास वक्त है, Yes, आप अच्छी ma'am. तरह से करें। और जहाँ नहीं समझ में आया आप मुझे फोन भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, और अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो अभी भी आप अपनी बात को कर सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर हम लोग फिर से मिलते हैं मंडे को। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, अपना आराम करिए, खेलिए कूदिए, मस्त रहिए।